हॉर्मुज पर किसकी होगी सत्ता, इसे लेकर अमेरिका और ईरान पूरी दमखम के साथ मैदान में हैं। अमेरिका ने बीते 24 घंटे में ईरान के करीब 140 ठिकानों को निशाना बनाया, तो वहीं ईरान ने भी कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। तो क्या माने कि अब इस युद्ध का केंद्र सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज है? क्या दोनों देशों की जिद एक बार फिर ग्लोबल टेंशन को बढ़ा सकती है? आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे अहम चर्चा। यूएस ईरान अड़े, हॉर्मुज पर फिर भिड़े। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच ठन गई है। आलम यह है कि एक बार फिर दोनों देश एक भीषण युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। दोनों ओर से मिसाइलों और ड्रोनों से तबाही मचाई जा रही है। यह पूरा खेल हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने और खोलने को लेकर है। जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया, अमेरिकी सेना आग बबूला हो गई। अमेरिका ने महज 24 घंटे के भीतर ईरान के 140 ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से भीषण बमबारी कर दी। अमेरिका ने ईरान के केशम, सीरी, बंदर अब्बास, जास्क, बुशहर, खंदाब और मशहर समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। तो वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान ने पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और अहमद अल जावेर एयरबेस के रडार सिस्टमों को नेस्तनाबूद कर दिया। यही नहीं, बहरीन में अमेरिकी सेना के ड्रोन कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। अब समझिए कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर दोनों देश क्यों मरमिटने को तैयार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच मौजूद है। इसकी उत्तरी सीमा ईरान और दक्षिणी सीमा ओमान के पास है। सबसे सक्रिय जगह पर इसकी चौड़ाई महज 21 नॉटिकल माइल यानी करीब 39 किलोमीटर है। 1959 में ईरान और 1972 में ओमान ने अपनी समुद्री सीमा बढ़ाकर 12-12 नॉटिकल माइल कर दी, जिसके बाद ये पूरा सकरा रास्ता दोनों देशों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। हालांकि वैश्विक व्यापार के लिए यहाँ 2-2 नॉटिकल माइल की ट्रांजिट लेन बनाई गई थी। लेकिन अब जंग छिड़ने के बाद ईरान का दावा है कि इस पूरे इलाके पर सिर्फ उसका कंट्रोल है। ईरान ने बाकायदा नया नक्शा जारी कर हॉर्मुज के पूरे सकरे हिस्से पर अपना हक जताया था। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने दो टूक कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए कई परमाणु बमों से भी ज्यादा कीमती है और वो इसकी रक्षा हर हाल में करेंगे। दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका हॉर्मुज को एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता मानता है। अमेरिका का कहना है कि दुनिया भर का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए किसी भी देश को इसे रोकने का हक नहीं है। अमेरिका ने जहाजों की सुरक्षा के नाम पर वहां अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। एक तरफ ईरान हॉर्मुज को बंद कर अमेरिका और उसके सहयोगियों की कमर तोड़ना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ताकत के दम पर इस रास्ते को खुला रखना चाहता है। दोनों देशों की जिद ने खाड़ी क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। अगर ये जंग यहीं नहीं रुकी तो पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। तो जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से चर्चा में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया फिर से चिंता की बात उसमें दिखाई दे रही है। तमाम लोग एक्सपर्ट्स हैं, तमाम लोग सोच रहे हैं कि शायद ये युद्ध खत्म हो, लेकिन अगले ही दिन कुछ नई बातें और कुछ नए बयान आते हैं और ये युद्ध अलग स्तर पर पहुंच जाता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, मार्केट एक्सपर्ट हैं, रविंदर सचदेव सर हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। तो बग्गा सर और रविंदर सर और स्वर्ण सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अजय सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आज चर्चा हॉर्मुज की हो रही है, लेकिन क्या असली खतरा तेल की कीमत नहीं बल्कि रिस्क प्रीमियम है? अगर स्ट्रेट पूरी तरह से बंद भी नहीं होता है तब भी क्या शिपिंग, इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट दुनिया में महंगाई की दूसरी लहर ला सकते हैं? ये एक बड़ी चिंता है।
हाँ जी बिल्कुल। और तेल से ही वो ट्रांसमिट होगा। तेल और गैस जब सप्लाई नहीं आएगी। अभी क्या हुआ है, पिछले 4 हफ्ते में चीन ने ज्यादा नहीं खरीदा तेल। तो चीन के ना खरीदने से थोड़ा ओवर सप्लाइड था मार्केट। जब से जून का करार हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, ईरान ने लगभग 6 करोड़ बैरल निकाल दिए थे। और पिछले वीकेंड को भी 10 मिलियन बैरल्स ईरान ने निकाले। संडे को भी देखें तो 14 जहाज गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसमें 7 जहाज ईरान के सुपर टैंकर थे। वो बड़ा बड़ा उसका तेल निकाल के गए। आज क्या तब्दीली हुई है कि बमबारी के बाद अब ट्रंप ने अभी अभी घोषणा की है कि नेवल ब्लॉकेड वो ईरानी पोर्ट्स का फिर से शुरू कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ईरानी जहाज जो भी ईरान के फ्लैग लेके जा रहे हैं जहाज, वो ना आ पाएंगे ना निकल पाएंगे स्ट्रेट से। जिसके कारण फिर ईरान भी रोक देगा आवाजाही पूरी तरह से। और इसका इम्पैक्ट फिर तेल की कीमतें और गैस के ऊपर होता है। रिस्क प्रीमियम बढ़ता है और इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो काफी कुछ ये एक मायूसी का ही खबर है कि ये एस्केलेशन फिर से शुरू हो रहा है। तौर पर सर ये एस्केलेशन फिर से शुरू हो रहा है और मायूसी की बात है भी, क्योंकि ऊर्जा संकट सबसे बड़ा संकट है और ऊर्जा से ही तमाम चीज़ें चलती हैं। तो जाहिर तौर पर कई मोर्चे पर हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और रविंदर सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि जियो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट बन चुका है? यानी बिना युद्ध जीते भी कोई देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना सकता है। क्या यही नई ग्लोबल स्ट्रेटजी है? थैंक यू वेरी मच। प्लेजर आपके साथ, बगल से आपके साथ और सर्विस के साथ। एब्सोल्युटली यस। देखिए, मुझे कुछ दिख रहा है ट्रेंड्स, एंड आई वुड इनवाइट आवर एमिनेंट कोलीग्स टू पॉइंट आउट। अभी जो दिख रहा है, ईरान को एहसास है कि उसका अपर हैंड है अभी तक जो चल रहा है। अमेरिका ने पूरी जान लगा ली, पार लगा ली, इसराइल ने लगा ली, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो फ्यूरी। पर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं पाया, ये एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है ईरान के लिए, बैटल टेस्टेड है। इसको मैं कहता हूँ हॉर्मुजी पंजा। अब ईरान इसको कभी छोड़ना नहीं चाहता, और ईरान को लग रहा है कि वो इस समय मोमेंटम में है। इसमें एक चीज ऐड हो गई है पिछले हफ्ते भर में जो मुझे लगा है, ये अब केवल जंग और हॉर्मूज पे कब्जा ये वो ही नहीं। इसमें अब ईरान की तरफ से जो ऐड दिखता है मुझे, वो हो गया है रिवेंज, बदला। ये जो प्रोसेशन निकली आयतुल्ला खामेनेई की, उसमें बार बार ये आया कि ठीक है, विक्ट्री टुवर्ड्स डेथ टू ट्रम्प, बट हमें बदला चाहिए। और बाय द वे, 2-3 दिन पहले इनके सुप्रीम लीडर जो अब है, शायद उन्हीं की तरफ से एक आया है कि वी वांट रिवेंज। तो इसका मतलब ईरान अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में है, या ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स एग्रेसिव मोड में है। और वो केवल संतुष्ट इसमें नहीं है कि अभी जहां माहौल है, वो अब हॉर्मुज पे पूरा का पूरा अपना पक्का कब्जा कर लेना चाहते हैं 10-100 साल के लिए। दैट इज वन। एंड टू ईरान साइड। उधर अमेरिकन साइड में मुझे लग रहा है समाव कि ट्रंप थोड़ा घबराए तो नहीं मैं कहूंगा, बट रैटल्ड है। और वो रैटल्ड के मेरे को एक तो ये दिखता है कि जो प्रोसेशन जो स्ट्रीट में बिकी इतनी बड़ी बड़ी, उसको उसने देखा और रियलाइज किया कि ईरान की जो रिजीम है, जो भी सत्ता है फिलहाल, ये मतलब इसको अच्छा खासा सपोर्ट भी है, चाहे जैसे तैसे कर रही है, वो इसे दिखी। एंड सेकेंडली, जो इजरायली इंटेलिजेंस ने फीड दिया उन्हें, या उनका अपना है कि इरानियन एजेंसीज ट्रंप को मारना चाह। तो अगर आप याद करें तो अंकारा में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब उसे कहा ये तो स्कम है, ऐसे ऐसे शब्द यूज करे, बोले सिक पीपल है, वेस्ट है, से बात करना नहीं है, वो बड़े एक तो रिफ्लेक्टिव मोड में बोल रहा था। तो मुझे लगा कि वो थोड़ा हिल गया है इन दोनों चीजों से, कि ईरान के अंदर जो सपोर्ट दिख रहा है इस रजीम का, और जो उसके खिलाफ थ्रेट्स आ रही है, यानी कि मामला बहुत सीरियस है। तो वो भी अब पूरी अपना दम लगा करके कि भाई अब तो हमें हॉर्मूज को खोलना ही है। उसके ऊपर आज एक और चीज हुई है अभी, आज ही में जो एड ऑन कर रही है, ट्रंप फिर से अब बिब्लिकल लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी है। उसने आज अभी कुछ घंटे पहले ये कहा है शायद कि अमेरिका विल बी द गार्डियन एंजल ऑफ द स्टेट्स। राइट, की स्टेट को हम कंट्रोल करेंगे, कुछ और फॉर्मूला उसने दिया, हम सबसे पैसे लेंगे, पर हम टोटल फ्री, मतलब आना जाना मतलब ओपन कर देंगे, पर हम चार्ज करेंगे, अच्छा खासा चार्ज करेंगे, हम गार्डियन एंजल होंगे इस ट्रेन की। ये बाइबल की लैंग्वेज है।
ये क्रूसेड्स टाइप की लैंग्वेज है जो पीट हेक्सेट वगैरह यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज को देखते हुए मुझे लग रहा है इधर ईरान हंकरिंग डाउन, डिगिंग इन, कि हॉर्मूज को तो मैंने कभी छोड़ना ही नहीं है, सुपर वेपन है मेरा ये, अभी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। कभी भी मैं से थोड़ा बंद कर दूं तो मैं पूरी यहाँ की डोमिनेंस रीजनल अपनी ला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। इधर ईरान हो, उधर अमेरिका को बनाई है कि अगर ईरान इतना हावी हो रहा है तो ईरान को तो अब हमें बिल्कुल ही मतलब डेसिमेट करना होगा। और इसमें बिब्लिकल लैंग्वेज, तो जो बॉटम लाइन एक जो मेरे को दिखता है ट्रेंड, ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस होगा। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही। युद्ध शुरू तो किसी और मुद्दे पर हुआ था और मुद्दा अटक गया जाके हॉर्मुज पर, और हॉर्मुज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हॉर्मुजी पंजा, वो बिल्कुल अलग ही रोल निभा रहा है इस पूरे युद्ध में। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे मेरा सवाल सर ये होगा कि अगर दुनिया की लगभग पांचवा हिस्सा समुद्री तेल इसी हॉर्मुज से आता है, तो क्या ये केवल ऊर्जा संकट नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का स्ट्रक्चरल रिस्क है? क्या दुनिया ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में देरी कर दी है, लगता है आपको? बिल्कुल, आपने अच्छा कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने को केवल ऊर्जा के नजरिए से ही देख रहे हैं, जबकि आप देखें कि सभी तरह का आयात निर्यात वहां जो है वो खतरे में है। जब बंद हो जाता है बीच बीच में, तो वो सारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को, जनजीवन को उथल पुथल कर रहा है और भी खराब तरीके से कर सकता है। जहां तक विध्वंस की बात है, आप देखें कि ज्यादातर खाड़ी के जो देश हैं वो अमेरिका के दोस्त हैं, और आधा दर्जन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं जो सीधा ईरान के निशाने पर हैं। तो उस तरह से भी अस्थिरता लगातार सुरक्षा के नजर से भी वहां बनी हुई है। दो या तीन जल्दी से मैं बातें कहना चाहूंगा। पहले तो ये कि यदि आप ट्रंप की झल्लाहट को, उनकी आक्रामक या खराब भाषा को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो उनकी जो सोच है, जो रणनीति है ईरान पर, वो अमेरिका के इतिहास से ज्यादा अलग नहीं है। आप 100 साल का इतिहास देख लें या उससे पहले 200 साल का इतिहास लैटिन अमेरिका के देशों के साथ देख लें, लगातार अमेरिका अपने सैनिकों को दूर भेजता है दूसरे देशों में, इस तरह का विनाश विध्वंस करता है। पर उसके साथ ये भी सच्चाई है कि कभी भी पिछले 100 साल में उसको किसी भी अपने युद्ध में सीधी जीत नहीं मिली है। चाहे 50 के दशक में आप कोरिया देख लें, आज भी कोरिया बटा हुआ है और नॉर्थ कोरिया, अमेरिका हमेशा बाहर जाता है सैनिकों को लेकर के, वहां लोकतंत्र की व्यवस्था करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया में आज तक कोई लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, उसके पास परमाणु अस्त्र हैं। वो ट्रंप के पहले टर्म में उन्होंने 3 बार कोशिश की जाकर किम जोंग उन से मिलने की, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक के बाद एक उदाहरण आपके पास है। वियतनाम को देख लें, यहाँ बहुत देर तक अमेरिका ने युद्ध किया, फिर लीबिया में, फिर इराक के 2 बार युद्ध आप देख लें। लीबिया में जो HTS के नेता हैं वो एक जमाने में अलकायदा के साथ जुड़े हुए थे, और आज वो नेता अमेरिका के राष्ट्रपति के दोस्त हैं। जिस तरह से आसिम मुनीर पाकिस्तान में, वो पहले कार्यकाल में इतना उल्टा सीधा कहते थे पाकिस्तान के लिए, आज पाकिस्तान उनका बड़ा दोस्त है। ठीक उसी तरह से आप देखें कि 10 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, फिर एकदम साल भर उन्होंने निगोशिएशंस किया। ये ट्रंप की बात कह रहा हूं, उन्होंने खुद निगोशिएशन किया तालिबान के साथ, किसी तरह से वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। तो ये अमेरिका का लगातार बाहर जाकर जो सैन्य बल का इस्तेमाल करना है, उसके पीछे जिसको हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो ताकत छुपी हुई है। उनको फायदा होता है कि दुनिया भर में विनाश होता रहे लगातार, ताकि और से ज्यादा हथियार देश खरीदें, अमेरिका भी हथियार खरीदे, वगैरह वगैरह। अब रही बात ये जो अब जो MOU युद्ध विराम के लिए हुआ है, जो एंजल बनने की जो बात कह रहे हैं ना राष्ट्रपति ट्रंप, वो तो पहले ही आप देखें, वो 14 सूत्र का जो MOU साइन हुआ है, उसमें साफ कर दिया गया कि ईरान और ओमान आपस में बातचीत कर कर तय करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन कैसे होगा। मतलब ये कि आज जो अमेरिका का सबसे चिंता का मुद्दा था कि ईरानियन रिजीम के पास परमाणु अस्त्र नहीं आने चाहिए, आज वो मुद्दा नहीं है, बाद में बात करेंगे।
फिर रिजीम चेंज का मुद्दा उठा, वो भी आज मुद्दा नहीं है, उसी रिजीम से बातचीत करना चाह रहे हैं। आज मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। करेक्ट। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अमेरिका मान चुका है कि जो प्रबंधन का जो पूरा जिम्मेदारी है वो ईरान और ओमान पर रहेगी। तो ये एक तरह से वही हो रहा है जो इतिहास में हमेशा से होता है, लगातार युद्ध होता है, विनाश होता है, फिर अमेरिका मानता नहीं कि वो हार गया, पर हार कर घर चला जाता है। ये इतिहास में हमेशा से हुआ है और यही अब हो रहा है कि बातचीत भी चल रही है, युद्ध भी चल रहा है। तो कब तक ये युद्ध चलेगा, उसको कैसे धीरे धीरे थक कर चुप हो जाएंगे दोनों, दोनों कहेंगे हम जीत गए, विनाश बंद हो जाएगा वगैरह वगैरह। पर बिल्कुल सही बात होती है सुधार की मिलिट्री के जरिए, लेकिन वो विनाश की ओर जाती हुई दिखी। हालांकि इतिहास गवाह है, जैसा आपने जिक्र किया, बात चाहे वियतनाम की हो, कोरिया की हो या अफगानिस्तान की हो, चीज़ें सुधरी तो कहीं पर भी नहीं है, बिगड़ती चली गई हैं, वो एक अलग बात है। बग्गर सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पिछले 3 साल में अपने आयात बिल को काफ़ी हद तक संभाला है, लेकिन अगर हॉर्मुज में तनाव लंबा चलता है तो क्या डिस्काउंटेड ऑयल भी भारत को राहत नहीं दे पाएगा? क्योंकि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन अगर महंगी होगी तो उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ना ही पड़ना है। अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? नहीं दीपक जी, बहुत अहम बात है, क्योंकि यूएस सेनेट में कमिटी लेवल पे ऑलरेडी पारित किया गया है कि रशियन ऑयल जो भी खरीदेगा उस पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। और लिंडसे ग्राहम इसको लीड कर रहे थे और उनकी मौत हो गई वीकेंड को दुर्भाग्यवश। तो अब सेनेट कह रहा है उनको एक होमेज की तरह से, उनके रिस्पेक्ट की तरह से इस बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाए। तो ऐसे माहौल में, जबकि 8 से 10 मिलियन, लगभग 10% दुनिया की कैपेसिटी निकल जाएगी अगर ये ब्लॉकेड होता है और स्ट्रेट बिल्कुल बंद हो जाता है। पाइपलाइन से जो आएगा सो आएगा, बट लगभग 10 मिलियन बैरल दिन का कटौती हो सकती है। उसमें रशियन बैरल्स पे भी अगर सैंक्शंस आ जाते हैं, वो भारत के लिए काफी नुकसानदायक है। तो अब ये देखना है कि किस तरह के सैंक्शंस लगाए जाते हैं और क्या भारत को कुछ विकल्प दिया जाता है, कि क्योंकि भारत इतना बड़ा इंपोर्टर है और हमारे पास और कोई जरिया नहीं है तेल खरीदने का। तो रशियन तेल के लिए भारत को क्या 60 दिन या 90 दिन की मोहलत दी जाती है, ये बहुत अहम रहेगा। और आज देखें तो भारत ने भी टैरिफ डील जो है यूएस से, उसको भी अभी रोक के रखा है। तो ये बहुत एक मूविंग पार्ट्स है दीपक जी। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी चल रही हैं। क्या निकल के आ रहा है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग था। जान के इन्होंने उसकी लैंग्वेज इतनी वेग रखी थी कि दो तरफ ये खेल सकते थे। दूसरा है कि इतने ईरानी 50 लीडरान जो मारे इन्होंने, वहां पे अब ईरान में कोई ऐसा स्थिर लीडर, स्ट्रांग लीडर नहीं है। जो मॉडरेट्स बात कर रहे हैं उनके पास डिफैक्टो पावर नहीं है। आईआरजीसी के भी जो कमांडर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि 32 डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स के ऊपर अपनी छाप बनाएं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज कर दिया था। जिस तरह से सद्दाम हुसैन का पूरा रेजिम कोलैप्स हो गया था, ईरान ने सीख लिया था कि एक दिन में हमारा रेजिम कोलैप्स हो जाएगा अगर आला लीडरान मारे जाएंगे। तो उन्होंने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया था 32 कमांड्स में। तो उनको भी नहीं पता कि शिप्स के ऊपर ड्रोन कौन छोड़ रहा है। Exactly. वो काबू में नहीं है। तो मेमोरेंडम गलत था, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला था, मध्यस्थता वाले लोग गलत थे। तीसरा जो है, ईरान के साथ जो आप नेगोशिएट कर रहे हैं वो मॉडरेट्स में कोई पावर नहीं है। और चौथा फिर रहता है, ट्रंप का भी सिंसेरिटी बिल्कुल अंडर डाउट है। इसलिए पूरा विश्व साइड पे बैठ के भाई आप जो करना है, नेटो में भी देखिए सबने तालियां बजाई, बट किसी ने आगे बढ़ के नहीं कहा कि मैं जहाज भेजता हूं अभी खाड़ी के अंदर। सबने बोला ठीक है जी, आप ही सबसे ग्रेट हैं, आप करिए, हम खर्चा बढ़ा रहे हैं, हम आपसे लेंगे अस्त्र शस्त्र, बट यहां तो आने में किसी ने नहीं बोला। तो ये काफी असमंजस की स्थिति है दीपक जी, और इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सर, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा। असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है और हर पहलू पर वो असमंजस बढ़ता रहा है और बनता रहा है। और मध्यस्थता करने वाला देश भी, पाकिस्तान, वो खुद भी असमंजसता की स्थिति में रहता है। और उसकी अगर हम देखें तो ये जो MOU साइन हुआ था और उसके बाद ग्राउंड पर क्या हुआ, अगले दिन फिर युद्ध की स्थिति आ गई। बहरहाल आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। रविंदर सर,
एक और इम्पॉर्टेंट बात हॉर्मुज से जुड़ी हुई कि अगर ईरान हॉर्मुज को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक पावर मानता है तो अमेरिका के लिए भी ये सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक विश्वसनीयता का सवाल बन जाता है, क्योंकि आप बात सिर्फ हॉर्मुज पर ही हो रही है। तो क्या यही वजह है कि दोनों पक्ष पीछे हटने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं? जी हाँ, बॉटम लाइन ये है। और ईरान केवल अपनी इकोनॉमी की नहीं, अपनी ओवरऑल पावर प्रोजेक्शन दिखा रहा है इस रीजन में। अभी जो जनाजा हुआ बाय द वे खामेनी का, वो ईरान में भी और इराक में भी हुआ, राइट। तो ईरान अपने को एक ट्रांसनेशनल पावर दिखा रहा है और ईरान समझ गया है ये एक दसियों एटम बम से ज्यादा पावरफुल है और इसको इस्तेमाल करने की कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे शुरू में बगा सर ने या प्रोफेसर स्वरण सिंह ने बताया, मेन चीज है शिपिंग की इंश्योरेंस। इनको बस एक दो ड्रोन मारने हैं, एक दो शिप को कहीं हिट हो जाए, पूरी शिपिंग की इंश्योरेंस रुक जाती है, पूरा हॉर्मुज आपका ब्लॉक हो गया। तो इसको तो ये छोड़ने नहीं वाला। अगर मैं भी होता अपने देश के लिए, हमारे पास ये हालात होते, क्या हम इस चीज को छोड़ते कभी? इम्पॉसिबल, आई वुड थिंक दैट्स वन। सेकेंडली यस, ये एमओयू जो है ना, मैं इसको कई बार कहता हूँ, इट्स लाइक स्विस चीज में होल्स होती है ना, इसमें इतनी होल्स हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि अमेरिका इज अ नेशन ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स एंड ऑल, सबसे अहम माना जाता है। पर इसमें इतनी इन्होंने वेगनेस जानबूझ के भी रखी हुई है। बट कुछ चीजों में तो इन्होंने ऐसे वेगनेस दे दी जो कि पूरा ईरान क्लेम कर रहा है। वो कह रहा है इसमें लिखा है सारी अरेंजमेंट्स हमारी होंगी तो हमारी होंगी, पीरियड। ईरान इस समय एक्चुअली टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, वर्ड बाय वर्ड जा रहा है एमओयू के। नाउ कमिंग टू सम अदर थिंग्स विच फैक्टर्स, बाय द वे इसमें एक और फैक्टर है जो डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस करेगा, वो ये है, ऑफ कोर्स हम सबको ध्यान है कि अमेरिका की इलेक्शंस है, यूएस कांग्रेस की है, सेनेट की नवंबर में। इस समय हीट पकड़ेंगी, ट्रंप की पार्टी को जीतने की कोशिश है, नहीं तो ट्रंप लेम डक हो जाएंगे काइंड ऑफ थिंग। बट याद रखिए अक्टूबर 27 को इसराइल में भी इलेक्शन डिक्लेयर हो गई है। तो नेतन्याहू की भी इलेक्शन उस पे है, और नेतन्याहू अपने देश के अंदर और इजराइल अपने देश के अंदर भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। तो अब इन दोनों लीडर की साइकोलॉजी अपनी पॉलिटिकल करियर, अपने पॉलिटिकल बेस को बढ़ाने के लिए भी है, और नेतन्याहू के लिए खासकर, क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ाहट हो गई, नेतन्याहू अगर हार गए, चांस है नेतन्याहू के जो केसेस हैं करप्शन के और कुछ और, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। वो एक और फैक्टर है कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा इस सारी को यहाँ पर। थर्डली और फोर्थली बात हो रही थी 500 इंडिया के रिस्पेक्ट में। आई वेरी मच एग्री विद अजय जी, बगा जी, when he says that कि ये जो बिल सेनेट में चल रहा था 500% टैरिफ, जो भी देश रशिया से तेल खरीदेगा, ये लिंडसी ग्रैम और ब्लूमेंथल जो दूसरा डेमोक्रेट है, इन दोनों ने प्रमोट किया था। अब और बाय द वे इसका ऑलरेडी दोनों हाउस, सेनेट में भी मेजोरिटी और लोअर हाउस में भी पूरा सपोर्ट है इस बिल के लिए कि जो भी देश रशिया से तेल खरीदे 500% उस पर टैरिफ ठोको। अब लिंडसे ग्रैम की डेथ हो गई है, यस, उसको वो भेज देना, सिंपैथी, इमोशन, ये सब लेकर के आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले 10 दिन 15 दिन में जल्दबाजी में ये बिल पास हो जाए कि जो भी रशिया से खरीदेगा, जो कैट्सा था 500% टैरिफ, बिल्कुल उसमें भारत भी आएगा। और हमें कोई एक्सेप्शन की मेरे ख्याल से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल। और इन सब के अलावा भारत के रिस्पेक्ट में ऑफ कोर्स है कि हमारी ट्रेड डील विद अमेरिका, देखिए हमारी जो ट्रेड डील चल रही है वो कितने की थी? 25% ट्रेड का टैरिफ था, 25% रशियन ऑयल का टैरिफ था। अब बात ये हो जाएगी, जो हमारी ट्रेड डील चल रही है, हमारी सरकार कह रही है कि हम नो डील इज बेटर देन अ बैड डील, वो तो है ही। पर बात ये कि बैड डील भी हमें पता नहीं है, क्योंकि यूएस अभी सेक्शन 232 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सेक्शन 301 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि किन किन कंट्रीज में किस किस तरह के मैं और टैरिफ लगा सकता हूं। 24 जुलाई को ये इनका जो अभी 10% टैरिफ का जो पीरियड था 15% का, वो रन आउट हो जाएगा। ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया कि सेक्शन 301 के अंदर 12.5%, करीब 60 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, फॉर देयर मार्केट स्ट्रक्चर उन पर रहेगा। तो 24 जुलाई तक जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि अंडर सेक्शन 301 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके या मार्केट एक्सेस को लेके कितना लगा रहे हैं, या सेक्शन 232 विच इज नेशनल सिक्योरिटी, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ पे ऑलरेडी लगा है, फार्मा पे बाय द वे 100% लगने वाला है। करेक्ट। तो जब तक हमें वो नहीं पता चलेगा तो हम नेगोशिएट क्या कर रहे हैं ट्रेड डील का? तो जो भी होगा हमें 24 तारीख को कुछ खाका क्लियर होगा, बट वो ट्रेड टैरिफ्स होंगे। उसके अलावा टैरिफ्स ड्यू टू रशियन ऑयल परचेसिंग अगर हम खरीदते हैं, वो एक अलग केस होगा, जिसमें अगर ये बिल पास हो गया तो 500% हम पे मिल गए।
बिल्कुल, यानी चारों तरफ से विचित्र स्थिति बनी हुई है कि एक तरफ ट्रेड डील फाइनल हुई नहीं है, जिसका अभी अता पता नहीं है। हालांकि 24 जुलाई को कुछ तस्वीर भले ही साफ हो जाएगी, लेकिन अगर सैंक्शंस लगते हैं रशियन ऑयल पर तो वो एक बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी जाहिर तौर पर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां ऑयल अब सिर्फ कमोडिटी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है? आने वाले दशक की जियोपॉलिटिक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तक तेल को अपना एक रणनीति का हिस्सा बनाने की बात है, वो तो 70 के दशक से ही ये बात शुरू हो गई थी कि जब ओपेक ने सडनली 3 गुना कीमतें की थी। पहली बार इस तरह से लगा था कि तेल का भी एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि आज की बात नहीं, पहले भी कई बार अमेरिका ने अपने प्रभाव से कोशिश की है कि भारत जो है वो वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दे या ईरान से तेल लेना बंद कर दे। अब वो रूस से तेल बंद करवाने की कोशिश में लगातार बना हुआ है। पर आप देखें कि भारत की क्षमता में, भारत की साख में, भारत के कद में भी फर्क आया पीछे कुछ दशकों में, आप देखें। इसीलिए लगातार आक्रामक भाषा, धमकियों की भाषा के बावजूद भारत ने रूस से तेल का आयात बंद नहीं किया। ऐसे नए रास्ते खोले कि यूरोप के कई देश जो भारत रिफाइन करता है रूस का तेल कच्चा मंगाकर उसको री एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है यूरोप के लिए। तो कई नई रणनीति के पहलू और भी खुले हैं। और आज हम बात करते हैं कि कागज पर कम से कम 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं यहाँ से भारत ऊर्जा का आयात कर सकता है। और इस पर तय करता है कि हालात कैसे हैं, किन देशों से आयात हो रहा है, किन से कम हो रहा है, किससे बंद हो गया है। हाल ही में वेनेजुएला से तेल का आयात करने की बात छिड़ी है। लगातार अमेरिका से तेल के आयात में बढ़त हो रही है। तो पहली बात तो ये कि ये ऊर्जा को लेकर भारत के लिए कम से कम कोई ऐसा बहुत बड़ा संकट का विषय नहीं है कि भारत के पास ऊर्जा के स्रोत बिल्कुल नहीं होंगे कहीं से भी विश्व में। और दूसरी बात कि ये लगातार धमकियां देने की जो भाषा है, चीन के बारे में एक बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था 145% टैरिफ लगाने की बात की थी। भारत पर भी 50% तक टैरिफ लगे थे और फिर अब 18% तक आ गए हैं। हालांकि कुछ कुछ सेक्टर्स में, जैसे सचदेवा साहब ने कहा कि वो थोड़े और ज्यादा भी हैं। और बहुत अच्छी बात सचदेवा साहब ने ये कही कि देखिए, नो डील इज बेटर देन बैड डील। और भारत की शायद यही रणनीति है कि उसको थोड़ा और टालने दें जब तक माहौल या तालमेल और अच्छा नहीं हो जाता, जिससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पर ये भी देखें कि ये लगातार तनाव बना हुआ है। पर पिछले साल भारत का निर्यात जो अमेरिका को है वो भी शायद 0.8% से बढ़ा है। बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए हालांकि, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारे अवसर समाप्त हो गए हैं। और लगातार इसी माहौल में दूसरे देश भी कोशिश में लगे हुए हैं कि अमेरिका पर जो अपनी निर्भरता है उसको किस तरह से कम किया जाए। और वो भी तालमेल भारत से लगातार बना रहे हैं। जैसे लगातार यूरोपियन यूनियन से हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, न्यूजीलैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से, और कई देशों से इस तरह की बात हो रही। तो कई और भी देश ये चाह रहे हैं कि तालमेल दूसरे देशों पर और अच्छा किया जाए, ताकि अमेरिका पर, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या विकास को लेकर हो, व्यापार निवेश को लेकर हो, वो निर्भरता थोड़ी सी बहुत से देश कोशिश कर रहे हैं कि कम होनी चाहिए। ब्रिक्स के देश सबसे सामने उस बात को लेकर खड़े होते हैं, बात करते हैं उस पर। तो ये जो गीदड़ भभकी एक तरह सी है कि यहां तक कह देना कि 500% तक टैरिफ लगेगा, वो व्यवहारिक नजरिए से संभव नहीं है। अमेरिका को भी निर्यात करना है, तालमेल बनाना है, और यदि ज्यादातर देश उससे अलग होते जाएंगे तो नुकसान उसको भी होगा। तो इसलिए ये ठीक है कि एक आक्रामक रुख अपनाते हैं देश, बहुत सी बातें कहते हैं। ईरान और अमेरिका के युद्ध में हम देख रहे हैं किस तरह से आक्रामक रुख दोनों तरफ से बने हुए हैं। इतने अलग अलग शहरों में आज हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर। बिल्कुल, यानी हम ये मान सकते हैं सर कि अमेरिका का जो रुख है, जो रवैया है, जो व्यवहार है, उसने देशों को एक विकल्प सोचने पर मजबूर कर दिया है। टैरिफ को लेकर हो या फिर उनकी बदजुबानी को लेकर हो, तमाम देश अपने अलग विकल्प खोज ही रहे हैं। बग्गा सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अभी अगर हम क्रूड की चाल को देखें तो बहुत तेजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, तेजी की ओर अब वो बढ़ती जा रही है।
क्रूड की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या आप देख रहे हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट है या फिस्कल डेफिसिट है, रुपए पर दबाव या फिर इन्फ्लेशन? इसके अलावा इनमें सबसे बड़ा सिस्टमेटिक रिस्क आप किसे मानते हैं? और सबसे बड़ी बात कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका रुख क्या होना चाहिए इन सारी चीजों को देखते हुए? नहीं, देखिए, ये काबू से बाहर बातें हैं। और ये अच्छी बात क्या है कि भारतीय सरकार ने इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, रॉबिन सर ने भी कहा, जी। सरकार ने इसको मैनेज किया बहुत अच्छी तरह से। हमने देखा कि अप्रैल में, जून में जिस तरह से मैनेजमेंट हुई, और ये इंश्योर किया एलपीजी की किल्लत नहीं हुई डोमेस्टिक उपभोक्ता को। तो ओवरऑल क्या है, इसमें दीपक जी, जैसे मैं कह रहा हूं कि अब ये रशियन सैंक्शन लगेगा और फिर कहेंगे कि भारत को हम इससे दूर रख रहे हैं, कि नहीं करेंगे। 500% तो हो नहीं सकता, कोई ट्रेड ही नहीं है फिर। तो ये सब बातें अभी देखनी पड़ेंगी। हमारी इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी। आज का आंकड़ा भी 4.38 का आया है कंज्यूमर इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों की कीमत भी थोड़ी बढ़ी है। क्या होता है, जब डीजल की प्राइस बढ़ती है तो पूरी इकोनॉमी में एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है, सब कुछ महंगा होने लग जाता है, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो तो तय है कि वो जो 10 रुपए 12 रुपए का वृद्धि हुआ है पेट्रोल और डीजल में, उसका इम्पैक्ट आने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। साथ में मॉनसून थोड़ी कमजोर है, उससे खाद्य पदार्थों पे क्या आएगा। सीरियल्स में सरकार के भंडार रहते हैं, तो गेहूं में, चावल में नहीं आने देंगे, यहाँ तक कि चीनी में भी। बट बाकी चीजों में, फल और सब्जियों में हम देखते हैं काफी जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़नी है, वीक मॉनसून है। तीसरा, अगर ये तेल की कीमतें फिर से वो $120 115 पे आती हैं, तो फिस्कल करंट डेफिसिट का इम्पैक्ट आ जाता है, जैसे आपने कहा। तो ये अब देखने की बात है। अभी तक मार्केट विचलित नहीं है, मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि क्राइंग वुल्फ बहुत बारी हो चुका है। हर रोज ट्रंप उठ के कह देता है कि आज बहुत भयानक हम हमला करने वाले हैं, और फिर कुछ निकल के आता नहीं है। तो मार्केट इसको अभी तक तो अपने स्ट्राइड में ले रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा। ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है, दोनों देख रहे हैं हु ब्लिंक्स फर्स्ट, करेक्ट। किसकी नजर नीचे होती है। तो नेगोशिएशन का एक पैंतरा रहता है कि ब्रिंकमैनशिप आप करें, और ट्रंप इसमें माहिर है। आर्ट ऑफ डील में भी कहते हैं कि 200% 300% आगे की चीज मांगो, ताकि जब तक नेगोशिएट करके नीचे आओगे तुम्हारा जो 100% था वो मिल जाए। तो दोनों तरफ से ये अभी चल रहा है। इनमें क्षमता नहीं है, इनमें एपेटाइट नहीं है, और बहुत भारी नुकसान होगा ग्लोबल इकोनॉमी को। ट्रंप सीधा इलेक्शन हारेंगे अगर ये जंग बढ़ी, और अगर ये चलती रही। तो मेरे ख्याल से तो पोजीशनिंग है और ब्रिंकमैनशिप है। ठीक बात है सर। जाहिर तौर पर अब ये युद्ध तो अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक संकट भी है, राजनीतिक भविष्य भी है, बात चाहे नेतन्याहू की हो या फिर ट्रंप की हो, और अपने ही घर में वो घिरते हुए नजर आएंगे। इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे मेरा होगा रविंदर सर, कि हमने बीते कुछ समय में कुछ नए कॉरिडोर्स का, कुछ वैकल्पिक कॉरिडोर्स का भी जिक्र काफ़ी सुना था। IMEC हुआ, I2U2 हुआ, या इंडियन मिडिल ईस्ट कनेक्टिविटी हुई। ये जो वैकल्पिक कॉरिडोर है, इनकी चर्चा तेज हुई है। क्या मौजूदा संकट इन प्रोजेक्ट्स को अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक अनिवार्यता बना देगा? इन विकल्प पर हमें सोचना ही सोचना पड़ेगा। हाँ, हमें सोचना ही सोचना पड़ेगा, पर इन विकल्प की रियलिटी क्या है वो एक अलग चीज है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, लैंडिंग एट हाइफा ऑफ इजराइल, एंड देन फ्रॉम वो हाइफा से हम जो यूरोप में ले जा रहे हैं, उसमें भी स्ट्रेटेजी चल रही है। लैंडिंग पोर्ट कहाँ होगा, इटली इज अ कंटेंडर, या ग्रीस एक्सेट्रा। पर ये चीजें रियलिटी नहीं हो सकती अनलेस ये रीजन शांत हो। ये रीजन शांत नहीं होगा तो ये विकल्प कहीं कागजों में ही रह जाएंगे सर। जी। वन सेकेंडली, मल्टीपल थिंग्स जो अभी बात हो रही है। एक चीज ओवरऑल, अभी मार्केट क्या बात कर रहे थे बगल से, वेरी ऑफन आई थिंक ऑल ऑफ अस रियलाइज, एक होती है वॉल स्ट्रीट या हमारी बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट, एक होती है मेन स्ट्रीट। हम बात किसकी कर रहे हैं? देखिए, आपकी जो वॉल स्ट्रीट है या जो आपकी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट एक अलग रास्ते पे जाएगी शायद,
and that is being driven by maybe AI stocks and many of those things also, etc., etc. But on the ground, I mean, in some senses, manufacture, it depends upon the main street. तो स्टॉक मार्केट को मैं फिलहाल बिल्कुल अलग रखता हूँ, वो कैसे बिहेव करेगी। मैं बात कर रहा हूँ मेन स्ट्रीट की, और हम भी बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीट की कि एक आम आदमी के घर पे इन चीजों के क्या फर्क पड़ेगा। हमारे घरों पे डेफिनेटली महंगाई होगी, जैसे बात हो रही है बग्गा सर कह रहे हैं, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, एयर टिकट्स महंगी होंगी, और जो क्रूड ऑयल है, बाय द वे मैं भी बच्चों की किताब के लिए कॉलम लिख रहा हूँ कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फर्टिलाइजर महंगी होगी तो पैदाइश महंगी होगी फूड की, डीजल महंगा है तो फूड महंगा, वेजिटेबल्स महंगी होगी आपकी। क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स है जाते हैं प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, पॉलीमर्स में, क्लीनिंग मटेरियल्स में, अब क्या क्या नाम नहीं लीजिए, नायलॉन में, तो उन सब में जब ये इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो तो प्राइस ऑन द मेन स्ट्रीट तो बढ़ेगी ही ना। मेन स्ट्रीट या प्रोडक्शन जो वो करेंगे या जो हम खरीदेंगे। क्रूड ऑयल एक बड़ा ही अजीबो गरीब आई थिंक एलिमेंट है जिसको हमें सबको समझना चाहिए, ज्यादा अब हम समझ रहे हैं, और नेचुरल गैस कि ये दो एलिमेंट्स कितना हमारे इंसान की जिंदगी की सहूलियत में ऐड किए हैं। प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, इनके जो केसेस हैं, इन सब में कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल्स के, पॉलीमर्स के डेरिवेटिव्स इत्यादि हैं। तो अगर ये सप्लाई रुकेगी तो ये सारी महंगाई यहाँ पे बढ़ती जाएगी। जहां तक बात है रशियन 500% की, मेरा मानना और सोचना ये भी है, उसमें दो चीजें भी क्लियर नहीं है। उसमें लैंग्वेज जो ट्रंप चेंज करना चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि ये जो बिल अभी चल रहा है उसमें कि जो भी रशिया से तेल खरीदता है उसमें मिनिमम 500% टैरिफ लगेगा, मिनिमम। ट्रंप जो नेगोशिएट कर रहा है इनसे, अपने हाउस और सेनेट से, वो ये कह रहा है लैंग्वेज उसमें ये हो कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा उस पे अमेरिका 0 से 500% तक टैरिफ लगा देगा। यानी कि ट्रंप ये चाहता है कि मेरे पास ये दाव रहे कि मैं इंडिया से नेगोशिएट करूं या किसी और से बोलूं, तुम करते हो नहीं तो मैं 300% लगाता हूं, नहीं तो 400, नहीं तो 500, नहीं तो 600। तो ये यूज करेंगे इस बिल को इंडिया के साथ हमारी ट्रेड डील को नेगोशिएट करने को, कि हम यहां पर आपके लिए कम कर देते हैं, आपको ये करना होगा। सो वी शुड बी रेडी फॉर इट, आई थिंक वी आर। ठीक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने। स्वर्ण सिंह सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, जैसे बग्गा सर ने बताया कि अभी तक भारत ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस पूरे संकट को संभाला है, हालांकि अब दोबारा से एक नया संकट शुरू हो गया। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ठीक है युद्ध खत्म होने वाला है, फिर से शांति आएगी, फिर चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन अब ये नॉर्मल होता हुआ दिख नहीं रहा है। हर रोज़ एक नई चीज़ आती है और अब कुछ ज़्यादा शायद बिगड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में भारत के रुख को आप कैसे देखते हैं, और अगर ये संकट और ज़्यादा बिगड़ता है तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, भारत केवल, मैं फिर से कहूंगा, ऊर्जा से ही नहीं जुड़ा हुआ इन देशों के साथ। भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या में भारतीय लोग इस पूरे खाड़ी के क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ उनको आजीविका कमाने का अवसर मिलता है, और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ रेमिटेंसेस खाड़ी के देशों से आते हैं हमारे देश में। और उस रेमिटेंसेस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ज्यादातर वो रेमिटेंसेस लोअर मिडिल क्लास, एक तरह से गरीब परिवारों में जाते हैं। यहाँ उनकी आजीविका, उनके जीवन के लिए बहुत सहायक हैं वो। तो भारत आर्थिक नजरिए से, ऊर्जा के नजरिए से तो जुड़ा हुआ है, फिर आप सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तरीके से भी देखें तो भारत जुड़ा हुआ है इन सभी देशों के साथ। और जो भारत का वर्चस्व है, जो भारत की एक तरह से साख है इन सब देशों से, उसका एक तरह से सर्टिफिकेट आपको जो बाइडेन ने 2021 में दिया था, जब आपने जिक्र किया I2U2 बना था जी। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई एंड इजराइल, 4 देशों का। तो यूएई, इजराइल और अमेरिका तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, खासकर इजराइल बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है अमेरिका में। पर अमेरिका का भारत को उस पूरे क्षेत्र में अपने साथ जोड़ने का मतलब था बिल्कुल कि सब देशों को लगता था कि भारत की जो तालमेल है इन सभी देशों से बहुत अच्छा है। और यदि ये अस्थिरता बनी रहती है तो न केवल ये I2U2 अपने आप में नहीं चल पाएगा, उसके अलावा आपने IMEC का जिक्र किया, वो भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शायद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो
इस तरह से सामरिक नजरिए से यदि आप देखते हैं तो यदि स्थिरता बनी रहती है इस पूरे क्षेत्र में, जी। तो भारत की जो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में तालमेल बन रहा था, जब बना हुआ था इन देशों से, उसमें जाहिर है प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा जी। क्योंकि भारत भी लगातार दूसरे विकल्पों की ओर झुकता हुआ नजर आएगा। आप देखें, भारत के प्रधानमंत्री अब पूरे नॉर्डिक देशों में जाते हैं, एग्जैक्टली। अभी साउथ पैसिफिक में जाते हैं, कैरिबियन में जाते हैं, यूरोप में अलग अलग देशों का दौरा करते हैं। तो भारत भी लगातार अपने राष्ट्रीय हित को सामने रखते हुए और दूसरे क्षेत्रों में लगातार तालमेल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक। जाहिर है कि भारत की क्षमता जो है, जो भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, जी। उनकी संख्या, उनका क्षमता सीमित है। और यदि वो दूसरे क्षेत्रों में विकल्प ढूंढने जाती है तो जाहिर है कि फिर मिडिल ईस्ट में उसका ध्यान थोड़ा सा कम होना एकदम स्वाभाविक है एक तरह से। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि स्थिरता बनी रहेगी तो भारत पर ऐसा नहीं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, उस प्रभाव को भारत झेलने में सक्षम है, ये बात अलग है। पर वहां जो हमारा सामाजिक तौर पर तालमेल इन सब देशों से बहुत अच्छा रहा है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि उस पर हमें सोचना चाहिए कि उस पर जो बुरा प्रभाव है उसको किस तरह से हम सीमित कर सकते हैं। तो उस पर हमारा ध्यान, वो बड़ी बात आपने कही कि बात सिर्फ ऊर्जा संकट की नहीं है। इन देशों के साथ जो हमारा सामाजिक लगाव है, जो अन्य चीजें हैं, उनको भी गौर करने की बात है। क्योंकि ठीक है, ऊर्जा की वजह से तमाम चीजें आती हैं, लेकिन इन देशों के साथ एक अलग रिश्ते भी हैं, उन पर भी गौर करने की जरूरत है। हालांकि जो मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति के बाद कल का दिन कैसा होगा किसी को बताना मुश्किल होगा। बहरहाल संकट बड़ा है, आगे और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स का भी कहना है, और बड़े बुरे प्रभाव इसके पड़ते दिख रहे हैं। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि हमें तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन दुआ की जाए कि ये शांति हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए शांति ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उस शांति के लिए ये कितने अग्रसर हैं, ईरान, अमेरिका या अन्य देश, इजराइल, ये बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया करेंगे बग्गा सर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका रविंद्र सचदेव सर, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए।